नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने आपके थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है टाइड्स। उसमें हमने टाइड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी। सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ टाइड्स पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था कि जो वेव्स है, देखो आपका नेक्स्ट यहाँ पर वेव्स है ना, मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वेव्स को आप हिंदी में बोल सकते हो लहरें। क्या बोल सकते हो? लहरें। लहरें मतलब क्या? जो पानी में उठती है ना हवा के कारण, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, चलिए एक एक लाइन करके पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इफ़ यू ब्लो एयर ओवर हॉट मिल्क और टी वाइल ड्रिंकिंग, ripples are generated on the milk or the tea। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है ना कि अगर आप जैसे देखो चाय या फिर आप दूध पी रहे हो, ठीक है, तो जब वो गर्म रहेंगे, चाय गरम गरम थोड़ा ना पियोगे, आप क्या करोगे? उसमें फूंक मारोगे। तो जब आप फूंक मारते हो तब आप देखोगे कि वो जो चाय या फिर दूध रहेगा ना, उसमें रिपल्स आएंगे, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी लहरें आएंगी। समझ में आ रहा है आपको? इन द सेम वे, इसी तरह से देखो उसमें उस चाय या फिर दूध में वो लहरें क्यों आई? फूंक के कारण आई, हवा के कारण आई, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि क्या दिया गया है, देखो, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड वाटर अपीयर्स टू बी मूविंग, द सी वाटर गेट्स पुश्ड बाय द विंड एंड रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस, दीज आर कॉल्ड वेव्स। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है जैसे आपने गर्म चाय या फिर दूध में जब फूंक मारी तो उसमें रिपल्स जनरेट हुए, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी लहरें आई। इसी तरह से क्या होता है कि जब विंड क्या होती है, मतलब विंड आती है, हवा आती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो पानी है ना वो मूव करता हुआ हमको दिखाई देता है। जैसे जब हमने फूंक मारा था चाय के अंदर तो वो कैसा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वैसे ही जब हवा आती है तो जो वाटर रहता है वो कैसा मूव करता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पे रिपल जनरेट होते हैं। समझ में आ रहे? जो वाटर का सरफेस होता है वहाँ पे लहरें आती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। समझ में आया आपको बच्चों? चलो, इतना तो आप समझ गए कि ये लहरें क्यों आती हैं? हवा के कारण आती है, जब विंड बहती है तब जाके आती हैं। ओके, द सी वाटर मूव्स अप एंड डाउन और स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यू टू द वेव्स। देखो, जो सी वाटर रहता है वो अप एंड डाउन होता है, मतलब ऊपर नीचे, कभी आगे पीछे, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? वेव्स की वजह से होता है। द वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेन इन देम टू द कोस्ट, they break in the shallow water near the coast, large or small waves are formed continuously at the surface of the sea। देखो बच्चों, एक बात आप समझ लो कि जो आपके जो वेव्स होते हैं ना, उसमें पानी मूव नहीं करता, बल्कि क्या मूव करता है? एनर्जी मूव करती है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि द वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेन इन देम टू द कोस्ट, मतलब ये जो वेव्स होती है ना, ये क्या करती हैं? जो एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है, उसको किनारे तक लेकर के आते हैं। दे ब्रेक इन द सेलो वाटर नियर द कोस्ट, मतलब ये किनारे पर आने के बाद क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, किनारे पर। लार्ज और स्मॉल वेव्स आर फॉर्म कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली लार्ज या फिर स्मॉल वेव्स क्या होते रहते हैं? फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है, सी में। Generation of waves is a natural and regularly occurring phenomenon too। देखो, टाइड्स क्या था? एक नेचुरल एक्टिविटी था, है ना, नेचुरल था। ये कोई इंसान थोड़े ना क्रिएट करता है, वो तो सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ना, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो सेम तरह से ये जो वेव्स है ना, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है, ठीक है। कोई किसी वेव्स को जनरेट करने के लिए कोई इंसान कोई काम नहीं करता। समझ में आ रहा है? वो कैसे होता है? जब हवा बहेगी तभी वो उसमें वेव्स आएंगे, मतलब तभी उसमें लहरें आएंगी। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि ये जो वेव्स होता है ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके,
नेचुरल फेनोमेना आप बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो, एक्टिविटी कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो इस समुद्र में देखो लहरें उठ रही है, आप देख सकते हो वेव्स कमिंग टू द कोस्ट। वेव्स देखो कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ आ रही हैं। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स। हाँ देखो स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स पढ़ेंगे, वेव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है कि द सी वाटर गेट पुश्ड अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द विंड। देखो विंड की वजह से क्या होता है, जो सी वाटर है वो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, विंड की वजह से होता है। द रेज्ड अप पोर्शन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द डिप्रेस्ड वन इज कॉल्ड ट्रॉफ। देखो मैंने आपको क्या बोला कि विंड की वजह से सी वाटर अप एंड डाउन होता है, ठीक है। कभी ऊपर की तरफ धकेला जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो ये जो रेज्ड अप पोर्शन है, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफ कहते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये आपका क्या है, वेव है। ओके, तो इसमें क्रेस्ट और ट्रॉफ क्या होगा, देखो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर उठा हुआ पोर्शन, दिस इज अ क्रस्ट एंड दिस वन इज ट्रॉफ। समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्या दिया गया है कि इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग इन वन डायरेक्शन लार्ज वेव्स आर जनरेटेड। देखो जब खूब तेज तेज हवाएं बहती है ना, तो क्या होता है, लार्ज मतलब ऊंची ऊंची लहरें जनरेट होती हैं। ओके चलो आगे देखो, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड the following trough is called the amplitude of the wave, whereas the distance between two successive crests or troughs is called wave length। देखो बच्चों वेव लेंथ और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव किसको कहते हैं वो आप समझना। देखो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ओके उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देखो समझ में आ रहा है। और क्या था, हाँ वेव लेंथ किसको कहते हैं, देखो दो क्रस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस रहता है इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। या फिर दो ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको भी हम वेव लेंथ कहते हैं। समझ में आ रहा है। वेव लेंथ मतलब क्या, जो आपका वेव है उसका लेंथ कितना है ना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वेव लेंथ। ओके फिर आगे क्या दिया है, चलो देखते हैं। द वेव लेंथ, इट्स एम्पलीट्यूड एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ विंड। देखो बच्चों वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड मतलब वेव का एम्पलीट्यूड, और इसकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब विंड की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, वेव्स के बारे में पढ़ा एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स पढ़ा। ओके तो आप इस डायग्राम से इसको याद करके रख सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रॉफ क्या होता है एंड वेव लेंथ क्या होता है। अगर आप ये डायग्राम याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, है ना। तो इस पर आप ध्यान देना। चलो अभी वेलोसिटी ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि इफ़ वी स्टैंड एट द कोस्ट वी फील द वेव्स आर कमिंग टूवर्ड्स द कोस्ट। देखो अगर आप किनारे पर खड़े रहोगे तब आप ऐसा फील करोगे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए अगर किनारे पर खड़ा रहोगे तब आप फील करोगे, क्या फील करोगे कि जो वेव्स है ना वो कोस्ट की तरफ आ रही हैं, ऐसा आपको फील होगा। इफ़ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ डिस्टेंस इन द सी वी फाइंड द ऑब्जेक्ट मूविंग अप एंड डाउन एट द सेम प्लेस। देखो बच्चों जब आप कोई तैरने वाली चीज़ क्या करोगे, पानी में फेंकोगे ना, तो आपको वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी चीज़ आपने फेंकी है उसको आप देखोगे ना, तो वो अपने ही प्लेस पर मतलब सेम प्लेस पर अप एंड डाउन होगा। समझ में आ रहा है, कभी करके देखना। इट डज नॉट कम टू द कोस्ट मतलब ये कोस्ट की तरफ नहीं आता, वो अपने मतलब सेम प्लेस पे ही क्या करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इट मीन्स द वाटर फॉर्मिंग द वेव ऑल्सो डज नॉट कम टू द कोस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको क्या समझ में आया कि जो
वाटर क्या कर रहा है, जिस वेव को फॉर्म कर रहा है वो वेव भी कहाँ पर नहीं आता, किनारे पर नहीं आता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो जो वेव्स हैं वो आपको कब दिखेंगी, मतलब आपको कैसी लगेंगी, आपको ऐसी लगेंगी कि किनारे तक आ रही हैं, ठीक है। फिर आप कोई तैरने वाली चीज़ उसके अंदर डालोगे तो वो सेम प्लेस पे अप एंड डाउन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लहरें उठ रही हैं पानी के अंदर वो भी किनारे तक नहीं आती हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट द वाटर इन द वेव डज नॉट मूव, व्हाट मूव्स इज द एनर्जी। मतलब जो वाटर रहता है वेव में वो नहीं मूव करता, क्या मूव करता है, एनर्जी मूव करता है, ठीक है। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। तो द मेन रीजन ऑफ वेव जनरेशन इज विंड, बट एट टाइम्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस अकरिंग बिलो द फ्लोर ऑफ द सी वेव्स गेट जनरेटेड। देखो बच्चों, मेन रीजन तो विंड है वेव जनरेशन के पीछे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी वेव्स आते हैं, ठीक है। जब सी के फ्लोर पर अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनो इरप्ट होता है, देन वेव्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। सच वेव्स एज्यूम अ ग्रेट हाइट इन द सैलो वाटर नियर द कोस्ट। मतलब ये जो वेव्स होते हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये जो वेव्स आते हैं ना, ये बहुत मतलब हाइट वाले होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? दीज वेव्स आर डिस्ट्रक्टिव, और ये जो वेव्स है ना बहुत सारा नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसके वजह से कई सारे मतलब बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। दे कॉज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। मतलब इनकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी और लाइफ का बहुत ही नुकसान हो सकता है। दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज, और इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, सुनामीज कहते हैं, ठीक है। इन 2004 सुनामी वेव्स वर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक दैट टुक प्लेस नियर सुमात्रा आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया। दे डिवेस्टेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ श्रीलंका। देखो बच्चों 2004 में ना सुनामी वेव्स आए थे, ठीक है, जनरेट हुए थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से हुआ था, ओके, जिसने बहुत सारा नुकसान किया था, जिसने इंडिया एज वेल एज श्रीलंका, मतलब जो हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे और श्रीलंका में, मतलब उसका असर देखने को मिला था। समझ में आ रहा है? तो सुनामी एक तरह का क्या है, नेचुरल कहते हैं नेचुरल डिजास्टर है, ओके। और ये किस वजह से होता है, कभी अर्थक्वेक होता है तो इसकी वजह से जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो उन वेव्स को ही हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है टाइड्स, ये ख़त्म हुआ। इसमें आपने टाइड्स और वेव्स के बारे में पढ़ा, ओके। अब यहाँ पे एक और बात दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोला है कि इफ अर्थक्वेक अकर्स इन द ओशन द कोस्टल एरियाज फेस अ रिस्क ऑफ सुनामीज। In such cases, it is better to go away from the coast or towards higher altitudes. This way, loss of life can be avoided. देखो बच्चों, जब भी क्या हो, ओशन में अर्थक्वेक आए, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए। देखो जब अर्थक्वेक आता है ओशन में तो वहाँ पे खतरा रहता है कि सुनामी ना आ जाए, इसलिए अगर आप समुद्र के किनारे पे हो देन आप क्या करो, किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ, वहाँ से दूर चले जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी नुकसान होने वाले रहते हैं उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सिचुएशन कब और क्या हो जाए, ठीक है। हमको नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई मतलब कोई इवेंट हो, ठीक है, ऐसा कोई इवेंट हो जिसकी वजह से मतलब सुनामी आने वाले हो या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने वाला हो, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। एक्चुअली में हम उसको रोक तो नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, वो तो नेचुरल है, वो तो आएगा ही, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा नुकसान ना होने पाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमने ये लेसन कंप्लीट किया एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।